नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। तो आज की पहली बड़ी खबर में बात होगी महाराष्ट्र की, जहां मुंबई में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर उनके घर में घुसकर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां गणतंत्र दिवस के पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ सकते हैं। कांग्रेस की रैली के पहले बीजेपी भी मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में संविधान को लेकर सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी कर रही है। वहीं तीसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे मध्य प्रदेश का ही, जहां मध्य प्रदेश का 7वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज शहडोल जिले में आयोजित हो रहा है। कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंच गए हैं। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां चौथी और आखिरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां महाकुंभ में इस्कॉन की शोभा यात्रा में विदेशी श्रद्धालुओं ने जमकर डांस किया। हरे राम हरे कृष्ण भजन पर विदेशी झूमते हुए दिखे। क्या है पूरा मामला, जानेंगे तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर उनके घर में घुसकर चाकू से हमला किया गया। घटना सैफ के मुंबई के खार में बने अपार्टमेंट में बुधवार देर रात करीब 1:30 बजे हुई। एक्टर को गले, पीठ, हाथ और सिर समेत 6 जगह चाकू लगा। घटना के बाद सैफ को रात 2 बजे लीलावती हॉस्पिटल लाया गया। लीलावती अस्पताल के सीओओ डॉक्टर नीरज उत्तमानी ने बताया कि सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंसा था और फ्लूइड भी लीक हो रहा था। सर्जरी करके चाकू निकाल लिया गया है। एक्टर के बाएं हाथ पर 2 गहरे घाव थे और गर्दन पर भी गहरी चोट थी। इनकी प्लास्टिक सर्जरी की गई है। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मुंबई पुलिस के डीसीपी गेदाम दीक्षित ने बताया कि एक हमलावर की पहचान कर ली गई है। हालांकि उसे पकड़ा जा चुका है या नहीं, इस बारे में पुलिस ने जानकारी नहीं दी। पुलिस ने बताया कि सैफ के घर से 3 लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। इनमें हमले में घायल हुई हाउसकीपर भी शामिल है। पुलिस ने यह भी बताया कि हमले के बाद आरोपी सीढ़ियों से भागा था। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ और ज्यादा चर्चा के लिए अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट तनुज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। तनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तनुज जी, क्या ये माना जाए, क्योंकि इससे पहले एक्टर सलमान खान के ऊपर भी हमला हुआ था, उनके घर के बाहर जो गोलीबारी हुई थी, और अब सैफ अली खान इनके ऊपर हमला किया गया है, तो क्या ये माना जाए कि अब जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो भी सुरक्षित नहीं है माफियाओं के खौफ से? देखिए, सुरक्षाओं के मापदंड अब बहुत अलग हो चुके हैं। इस समय निश्चित रूप से बॉलीवुड भी अब इन मापदंडों के अंदर ही आता है और कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक मानी जाएगी। जिस तरीके से कहीं ना कहीं अटेम्प्ट मर्डर जो हमारे यहाँ पहले आईपीसी में सेक्शन 307 था, अब भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 9 में ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। और साथ ही साथ लगता है कि चोरी एक नियत इसमें रही होगी, तो उसके लिए और मुझे लगता है बीएनएस के सेक्शन 303 में भी इसकी कार्रवाई निश्चित रूप से की जानी चाहिए। जी, लेकिन तनुज जी, यहाँ हमले की थ्योरी से जुड़े कई सवाल यहाँ पर उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर यही उठता है कि इतनी हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में हमलावर आखिर घुसा कैसे, और हमला करने के बाद शोर शराबे के बीच वो भागने में कामयाब कैसे रहा होगा? कुछ खबरें बीच में ऐसी भी सुनने में आ रही थी कि वो उनके घर में काम करने वाली कोई नानी होंगी, उनके परिचित थे जो बात कर रहे हैं। इस दौरान उनका विवाद हुआ, शायद इंटरफेयर किया या कुछ इस तरह की स्थितियां थी। और ऐसे में देखिए, अभी तक क्या है मामला और प्रकरण क्या है, इसकी कोई विशेष बयान ऑफिशियल आधिकारिक रूप से भी सामने नहीं है। तो अभी सिर्फ जो खबरें आ रही है मीडिया के माध्यम से, वही तो हम तर्क कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो भी हुआ बेहद दुखद है और कहीं ना कहीं इस तरीके के हमले रहवासियों के लिए, सोसाइटी के लिए एक समाज में संदेश दे रहे हैं कि सतर्कता और सुरक्षा पर ध्यान देने की प्रशासन को, सरकार को, कानून उद्योगों की आवश्यकता है। इससे मुझे असर दिखाई देता है। बिल्कुल तनुज जी, आपने ठीक कहा कि सुरक्षा की और सतर्कता की बहुत जरूरत है लोगों को, लेकिन सवाल फिर यही आता है कि वो सोसाइटी इतनी हाई सिक्योरिटी वाली है, उस बीच हमला होता है, और सबसे बड़ी बात, शक का दायरा जो है, वो शक का जो कांटा है वो मेट पर भी जा रहा है। ये भी ऐसी भी खबरें सामने आ रही है हमलावर को शायद उसने ही घर में एंट्री दी थी, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं उसमें बाहर से जाता हुआ कोई दिखाई नहीं दिया है।
संख्या 1,69,157 तक पहुंच बिल्कुल आपने सही बात कही और ये बात बिल्कुल सही है। इसमें किसी और को लेके मैंने आपसे वही अभी तक आधिकारिक रूप से जो खबरों की पुष्टि है वो नहीं हो सकी है और यही सबसे बड़ी वजह है कि हम लोग इसमें कुछ भी कहने के लिए अभी एक बार पूरा जो क्राइम का सीन है जो डिफाइन होगा उसके बाद सामने होगी और फिर पूर्ण रूप से जानकारी भी होगी कि किस तरीके से ये हमला हुआ, क्या नियत थी, क्या वो परिचित था, क्या वो अपरिचित था। और निश्चित रूप से मैंने जो आपकी दो विशेष धाराएं बताई तो एज पर द ऑफेंस जो क्राइम उसने कमिट किया है उस पर तो कार्रवाई होना ही है और भी इसमें धाराएं बढ़ने की उम्मीदें हैं। तनुज जी, जो अभी एक आरोपी पकड़ा गया है उससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है, क्या लगता है पूछताछ में क्या कुछ सामने आ सकता है? क्योंकि देखिए ये एक सोचने वाली बात है और एक ये बड़ा हमला भी इसलिए माना जाए क्योंकि यहाँ पर उनकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा उनके मिला है। हालांकि अब सर्जरी की गई है और उन्हें बचा लिया गया है, सुरक्षित है, वो सेफ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये जो हमला हुआ है उसे चोरी की नीयत से देखा जाए या कुछ और कोई और सरगना इसका हो सकता है? मान रहे हैं भारत की इकोनॉमी में। देखिए अभी मैंने आपसे वही कहा, आज पूरे क्लियर नहीं है। स्टार्टअप इंडिया के प्रधानमंत्री जी का जो सपना था ये परिचित है, कोई गैंग है, कोई बड़ी गैंग का काम है या हमला है, चोरी की नियत से था, डकैती में 16 लाख के द्वारा था, ये सब बयान आएगा विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने अपनी पहचान बनाई। जिस देश में इनकी जनसंख्या इतनी बड़ी हुआ है, जहाँ रोजगार क्या इसमें है, क्या जहाँ सरकारी नौकरी ठीक है तनुज, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेस 27 जनवरी को महू में जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली निकालने जा रही है। इस रैली के पहले बीजेपी भी मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में संविधान को लेकर सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी कर रही है। गणतंत्र दिवस के पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ सकते हैं। एमपी बीजेपी 25 जनवरी को भोपाल में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी में है। हालांकि अभी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से सम्मेलन की तारीख तय नहीं की गई है। संविधान और बाबा साहेब के मुद्दे पर एमपी में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। महू स्थित भीमराव अंबेडकर जन्मस्थली पर जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली के बाद कांग्रेस की यात्रा देश के गांव-गांव तक जाएगी। कांग्रेस अमित शाह के बयान को अंबेडकर विरोधी मानसिकता बताते हुए उन्हें गृह मंत्री के पद से इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ भोपाल से सत्यम शर्मा संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यम, ये जो भोपाल आने की तैयारी है केंद्रीय गृह मंत्री की, क्या लगता है जो 27 जनवरी को कांग्रेस की यात्रा निकलने वाली है संविधान को लेकर, उसकी तैयारी के लिए आ रहे हैं? और जो रैलियां बीजेपी निकालने वाली है, क्या वो रैलियां उस रैली पर भारी पड़ेंगी? देखिए, जिस तरह से अब राजनीति हो रही है जय भीम, जय बापू और जय संविधान को लेकर, एक तरफ कांग्रेस 27 जनवरी को बड़ी रैली का आयोजन करने वाली है महू में, उसी तरह बीजेपी भी लगातार जो संविधान को गौरव दिवस है उसके तौर पर मनाने जा रही है। प्रबुद्ध जनों का हमारा संविधान हमारा गौरव की बात बीजेपी कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा इस दौरान मध्य प्रदेश आ सकते हैं। ऐसे में जो अमित शाह की अटकलें चल रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 या 25 जनवरी को भोपाल आएंगे और इसके साथ साथ ही जेपी नड्डा की भी आने की खबरें चल रही हैं। तो माना यह जा रहा है कि इस पर अब जय भीम जय संविधान को लेकर के राजनीति लगातार गरमाई हुई है। उधर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस इस महू में बड़ी रैली के आयोजित होने के बाद, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत प्रियंका गांधी वाड्रा और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के शामिल होंगे, उसी तरह उसके बाद वो गांव-गांव जाकर के लोगों को संविधान और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था उसको लेकर वो लोग बताते हुए और बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमान को इसकी बात कहेंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि बीजेपी भी लगातार हमारा गौरव दिवस, संविधान गौरव दिवस के तहत, हमारा स्वाभिमान हमारा संविधान के तहत जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा,
इस दौरान स्कूलों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में जो सम्मेलन है उसमें नाटक प्रस्तुति होगी, संविधान के बारे में बताया जाएगा और संविधान को समझाया भी जाएगा किस तरह से संविधान लिखा गया और बाबा साहब अम्बेडकर की क्या मंशा थी। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पहले भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा था कि किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर को कौन संसद में नहीं पहुंचने दिया है। इसके साथ साथ ही बाबा साहब को सांसदी का चुनाव हारने के लिए किसने किया और जो संसदीय का चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर को रहा है उसको रत्न से सम्मानित किया गया। तो तमाम तरह की बातें हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार दोनों तरफ से चल रहे हैं। हालांकि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने की अटकलें, फिलहाल अभी ऑफिशियली बीजेपी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कब आएंगे या नहीं आएंगे। इसके साथ साथ ही जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके भी आने की खबरें हैं कि वो भी भोपाल या जबलपुर आ सकते हैं। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब संविधान को लेकर के जम करके राजनीति होने वाली है और आगे आने वाले समय में दोनों ही पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में संविधान को लेकर बातें करती हुई नजर आएंगी, एक दूसरे पर वार पलटवार करती हुई नजर आएंगी। इसके पहले देखिए जीतू पटवारी पर जो दोनों फोटो को रखकर उन्होंने पीछे लिखने की कोशिश की थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा थी उस पर लिख के घुटने में रखा था, उसको लेकर भी लगातार बीजेपी जीतू पटवारी पर निशाना साध रही है। इसके साथ साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हमेशा से कांग्रेस करती आई है। वहीं कांग्रेस का आरोप भी है कि कांग्रेस कहती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, उनको माफी मांगनी चाहिए और लगातार इस्तीफे की भी मांग कर रही है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप के दौर चल पड़े हैं और आगे भी इसी तरह की राजनीति 26-27 तारीख तक जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ सकते हैं, जेपी नड्डा भी जबलपुर आने की तैयारी में है। सत्यम, ये जो 27 जनवरी को कांग्रेस की जो संविधान को लेकर यात्रा निकालने वाली है, इससे पहले ही बीजेपी कई जिलों में ये यात्रा निकालने जा रही है बीजेपी अपनी, और कई जिलों में देखिए तो संविधान को लेकर एक बड़ी यात्रा 27 जनवरी से और इससे पहले कई यात्राएं, तो कितना असर देखा जाए, कितना कड़ा मुकाबला देखा जाए, क्या ये यात्राएं उस यात्रा पर भारी पड़ सकती है? देखिए संविधान को लेकर दोनों ही पार्टियां एक्टिव मोड में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जिस तरह से हुआ था और लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर राहुल गांधी जो अपनी किताब लेकर निकल रहे थे और संविधान की बातें की थी कि संविधान को लेकर के बदलाव किया जा सकता है। बीजेपी 400 की सीट इसलिए चाह रही है कि संविधान में बदलाव किया जाए। ये जो नरेशन है, जो नरेट किया गया वो लोगों तक पहुंचा और कहीं ना कहीं लोकसभा में जो 400 का नारा लेकर बीजेपी चल रही थी उसको खासा धक्का पहुंचा है और 240 सीट पर बीजेपी सिमट गई। अब उसी को लेकर फिर एक बार हालांकि कांग्रेस फिर निकली थी, लेकिन महाराष्ट्र हरियाणा में बड़ी बुरी हार का सामना कांग्रेस को देखना पड़ा। उसके बाद अब देखिए राजनीति संविधान को लेकर, ये संविधान में जो महू में बड़ी यात्रा पहले 26 जनवरी को निकाली जानी थी, लेकिन 26 जनवरी के बाद अब 27 जनवरी को बड़ी यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद लोग गांव-गांव जाएंगे और गांव-गांव जाकर लोगों को समझाते हुए नजर आएंगे और इसके साथ साथ बताते नजर आएंगे किस तरह से संविधान का अपमान किया गया है। वही बीजेपी प्रयास कर रही है, बीजेपी बताने का ये प्रयास कर रही है कि संविधान के तहत क्या क्या चीजें होती, कैसे कैसे होता है, लोगों को वाकई में संविधान से बताया जाएगा कि क्या है। प्रबुद्ध जनों के द्वारा बताया जाएगा, प्रबुद्ध जन तमाम जो जिला लेवल पर है, गांव लेवल पर है, बूथ लेवल पर जाकर बताते हुए नजर आएंगे। वही कांग्रेस भी गांव-गांव जाकर यात्रा निकालेगी और बीजेपी के विरोध में ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो तमाम दोनों साइड से देखिए आगे आने वाले जो 26 जनवरी 27 जनवरी उसके बाद भी लगातार संविधान को लेकर ये भी राजनीति ये गर्म रहने वाली है और आगे आने वाले समय में चुनावों में भी इसको लेकर मुद्दा बनाया जाएगा। लेकिन अक्सर देखा ये गया है कि जब वोट की बात आती है तो बाबा साहब का नाम जो है वो सबसे आगे हो जाता है, लेकिन वही जब सम्मान की बात आती है तो यही नाम पिछड़ जाता है। क्या लगता है कि ये सब जो राजनीति, जो रैलियां हैं, संविधान को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? रूबी, निश्चित तौर पर यह सवाल सही है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर राजनीति हमेशा से होती आई है और जो एक वर्ग होता है उसके वोट को बटोरने के लिए लगातार दोनों ही क्या जितनी पार्टियां रहती हैं वो तमाम पार्टियां लगी रहती हैं उनके वोट को बटोरा जाए। इसके तहत ही आप देखिए जहां एक तरफ बीजेपी आरोप लगाती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संसद में कांग्रेस ने नहीं जाने दिया, उनको सांसदी का चुनाव हराने की कोशिश की गई, भारत रत्न नहीं दिया गया, जबकि कांग्रेस के सभी जितने पीएम हुए सबने अपने आप को भारत रत्न से संजो लिया। उसके साथ ही भारत रत्न देने का जो काम किया गया वो बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार में किया गया। इसके साथ साथ ही
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो फोटो है उसको लेकर भी लगातार राजनीति चलती आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो को लगाया, वहीं पर कांग्रेस पर सवाल किए। जीतू पटवारी जो फोटो बाबा साहब अंबेडकर की नीचे लगाकर रखे थे, और राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जो फोटो ऊपर लगाई थी, उसको लेकर भी बीजेपी ने तमाम सवाल खड़े किए। तो देखिए, वोट बैंक की राजनीति है। हालांकि संविधान वाकई में क्या होता है, जब तक व्यक्ति अपने से नहीं पढ़ेगा उसके मूल कर्तव्य क्या है, आपके पास क्या अधिकार है, कितनी धाराएं होती, कौन सी 370 धारा हटाने की भी बात लगातार की जा रही थी। और बीजेपी का ये भी कहना है कि 370 का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने विरोध भी किया था। तो तमाम बातें हैं, इस पर राजनीति आगे रहेगी और वोट बैंक के लिए तमाम किए जाते हैं। लेकिन समय आ गया है कि सभी के पास किताब उपलब्ध है, सभी के पास नेट उपलब्ध है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की लिखित जो संविधान है जिसके वो अध्यक्ष रहे हैं, उसको लेकर पढ़ा जाए, उसको समझा जाए, अधिकार समझे जाए, कर्तव्य भी पढ़े जाए। बिल्कुल सत्यम, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की जगह ये जो राजनेता है इनको थोड़ा सा संविधान को लेकर पढ़ने की बहुत जरूरत है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश का 7वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज गुरुवार को शहडोल जिले में आयोजित हो रहा है। कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंच गए हैं। इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए 5000 निवेशकों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से लगभग 40 से ज्यादा बड़े उद्योगपति शहडोल पहुंच चुके हैं। इनके अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय निवेशक भी पहुंचे हैं। शहडोल के इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित हो रहे इस कॉन्क्लेव में विशेष रूप से खनिज उद्योग, सौर ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। साथ ही एसईसी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और रिलायंस इंडस्ट्री के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में 30,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना भी जताई जा रही है। कॉन्क्लेव में शामिल होने से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गौ सेवा भी की। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ शहडोल संवाददाता पंकज राव जुड़ चुके हैं। पंकज, मध्य प्रदेश का 7वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश ही आखिर क्यों, और मध्य प्रदेश में अगर हो रहा है तो मध्य प्रदेश के शहडोल में अगर हो रहा है तो शहडोल वासियों को इसका कितना लाभ मिलेगा? देखिए रूबी, मैं बताना चाहूंगा यह शहडोल वासियों के लिए एक बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया ने यह सोचा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर उद्योग लगाने से लोगों का जो आवागमन है वो बंद होगा और यहाँ के लोगों को लाभ होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर मोहन यादव ने आज यहाँ पर मौजूद आकर के और उद्योगपतियों के साथ में चर्चा की और चर्चा करने के बाद उद्योग लगाने की बात की। कहीं ना कहीं आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र में जिस प्रकार से अगर उद्योग लगाए जाते हैं तो यहाँ पर जो पलायन हो रहा है वो बंद होगा। यह सबसे बड़ी बात हुई। जी पंकज, स्टेट लेवल के निवेशक भी वहां पहुंचे हैं और स्थानीय निवेशक भी वहां पहुंचे हैं, तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट क्या सेम हो सकती है या कुछ रिक्वायरमेंट इनकी अलग अलग हो सकती है? देखिए मैं बताना चाहूँ यहाँ पर कई कंपनियां आई हैं, कई उद्योगपति आए हुए हैं, उनके साथ में डॉक्टर मोहन यादव चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कहां पर उद्योग लगाना है, किस प्रकार से यहाँ के लोगों को फायदा दिया जा सकता है। क्योंकि मैं बता दूं शहडोल संभाग के अनूपपुर, उमरिया और शहडोल ये तीनों मिलाकर के जो यहाँ के जो ग्रामीण है जो यहाँ से पलायन करते हैं, यह सबसे बड़ी बात है कि उन्हें रोका जा सके। और दूसरी बात, जो रोजगार की बातें पहले की जाती थी कि रोजगार नहीं है लोगों के लिए, कहीं ना कहीं जो विपक्षी था वो रोजगार के लिए कहीं ना कहीं रोज उनके ऊपर एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चल रहा था कहीं ना कहीं रुकने का प्रयास करेगा। जी रूबी, कॉन्क्लेव में 30,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए मैं बताना चाहूँ अभी वहां पर कई उद्योगपति आए थे जिनके लिए वहां पर चर्चाएं चल रही थी, लोगों ने अपनी अपनी उद्योग लगाने की बात कर रही थी। अभी स्वयं प्रदेश के मुखिया बैठ करके उनसे उद्योगपतियों के साथ में चर्चा करेंगे इस चीज को लेकर के, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन कम से कम 5,000 से ज्यादा लोगों ने कराया और यहाँ पर 4,000 लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बता दूं रजिस्ट्रेशन के बाद भी कई उद्योगपति यहाँ पर की जो करोड़ों की यहाँ पर अभी लागत से जो इन्हें सौगात मिलने वाली शहडोल वासियों को, वह एक सबसे बड़ी बात है। जी रूबी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए चौथी और आखिरी बड़ी खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां महाकुंभ में इस्कॉन की शोभा यात्रा में विदेशी श्रद्धालुओं ने जमकर डांस किया।
हरे राम हरे कृष्ण भजन पर विदेशी झूमते दिखे। संगम में आज चौथे दिन दोपहर तक 10 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 13 जनवरी से अब तक देश विदेश से आए करीब 6.10 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा तैयार टेंट सिटी 30 जनवरी तक फुल हो गई है। अगर अब कोई बुकिंग करवाना चाहता है तो फरवरी के पहले सप्ताह का इंतजार करना होगा। बता दें कि 24 जनवरी को महाकुंभ में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संगम स्नान के लिए पहुंचेंगे। वो 3 दिनों तक कथा करेंगे। उनका दरबार लेटे हुए हनुमान मंदिर के सामने लगेगा। वहीं 16 जनवरी से 24 फरवरी तक संस्कृति का महाकुंभ होगा। आज गंगा पंडाल में बॉलीवुड सिंगर शंकर महादेवन अपनी प्रस्तुति उन्होंने दी। यमुना सरस्वती पंडाल में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। लखनऊ से संवाददाता अनूप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, अब क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इनका जो नाम है वो हमेशा विवादों में घिरा हुआ रहता है, अब इनकी कथा 24 जनवरी से वहां शुरू होने वाली है महाकुंभ में। क्या लगता है, क्या कुछ विवादित बयान के यहाँ पर उम्मीदें जताई जा रही हैं? कैसा क्या कुछ रहेगा इनके पहुंचने से, और कथा जो ये सुनाएंगे क्या कुछ खास रहने वाला है? जी रूबी, हम आपको बताते चले कि जो दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ चल रहा है 13 जनवरी से, उसकी भव्यता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 13 तारीख से और अब तक करीब 6.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि बहुत सारे देशों की जो संख्या है वो भी उतनी नहीं पहुंच पाती है। वहीं आपको बता दें कि चौथे दिन आज करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई, संगम में डुबकी लगाई है और वहां पे पूजा पाठ किया है। वही एक बात करते हैं कि उसके विस्तार की, उसकी सुविधाओं की, और उसमें जो वहां पर कॉटेज बने हैं उनको रहने के लिए जो श्रद्धालुओं की व्यवस्थाएं हैं, तो आपको बता दें कि IRCTC की जो व्यवस्था थी जहां पे कॉटेज बुक किए जा रहे थे वो करीब 30 तारीख तक फुल किए जा थे। और भी जो प्राइवेट कॉटेज कंपनियां थी जो काफी लग्जरी भी थी और कुछ मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी थी, वो भी काफी हद तक बुक की जा चुकी। वही आपको बता दें जो मौनी अमावस्या होती है उसमें करीब बताया जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ लोग जो है भाग लेंगे और लगभग करके सभी टेंट सिटी बुक हो गई हैं। अभी भी लगातार वहां पर लोगों का आना जाना लगा है। वहीं आपको बता दें कि 24 जनवरी को इस महाकुंभ में बागेश्वर धाम के जो पंडित, जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो वहां पर स्नान करने पहुंचेंगे और 3 दिनों तक कथा करेंगे। वहीं आपको बता दें कि उनकी जो कथा है वो लेटे हुए हनुमान मंदिर के सामने होगी। 16 जनवरी से 24 जनवरी तक उनकी जो कथा होना है। और इसके साथ साथ में आज आपको बता दें कि गंगा पंडाल में सिंगर जो बॉलीवुड के सिंगर हैं शंकर महादेवन ने, उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है और वो भव्य कार्यक्रम हुआ है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो कुंभ में भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ जो चल रहा है उसमें धीरेन्द्र सिंह शास्त्री जो कि अक्सर अपने विवादों के कारण जाने जाते हैं, उनका जब आगमन होगा तो सहसा मैं आपको बताऊं कि मीडिया जो है उनकी तरफ स्वतः आकर्षित होता है। उनके जो बयान होते हैं वो कहीं न कहीं जो है ये चर्चा का विषय बन जाते हैं कि हिंदुत्व को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर के उनके अक्सर करके बयान आते हैं। तो कथा, राम कथा तो वो करेंगे, इसके साथ साथ में हो सकता है कुछ ऐसा बयान भी दे जो कंट्रोवर्शियल हो और एक सुर्खियां बने। लेकिन जो अभी तक की जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि कुंभ में उनकी कथा होगी और वो जो है कुछ अच्छे बयान भी देंगे। हो सकता है कि कंट्रोवर्शियल बयान न दें, क्योंकि अभी भी जो एक हर्षा का मॉडल है उनको पीठ पे बग्गी पे बिठाना भी कहीं न कहीं विवादों में चल रहा है। काफी संत और पीठाधीश्वरों ने नाराजगी जताई है कि जो उनको उसमें गद्दी पे बिठाया है। तो इस तरीके से जो है क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम है, छोटे मोटे कंट्रोवर्शियल तो होते रहेंगे, विवाद होता रहेगा, लेकिन अभी तक जो कुंभ में आंकड़े दिख रहे हैं, इन आंकड़ों को देखते हुए कि अभी 13, 14, 15, 16 4 दिन में बिल्कुल अनूप, जिस तरीके से आपने बताया कि 13 जनवरी से अब तक देश विदेश से आए करीब 6.10 मतलब 6 करोड़ 10 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। क्या लगता है कल तक ये आंकड़ा कहां तक पहुंच सकता है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जो 26 फरवरी को इसका समापन है
इसमें आपको बता दें करीब करीब 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। वही अगर जो विदेशी पर्यटकों की बात की जाए, विदेशी श्रद्धालुओं की बात की जाए, तो वो भी मात्रा करोड़ों में होने की उम्मीद है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिल करके इस कुंभ का न्योता देश और विदेश के मेहमानों को भेजा है, रोड शो के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि 12 साल बाद कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, और ये जो कुंभ है वो 144 साल बाद इस कुंभ का जो का योग बना है। तो इसमें जो आने के लिए बहुत सारे लोग लालायित हैं। इसके साथ साथ विदेशों में भी जो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की तरफ लोगों का काफी आकर्षण बढ़ा है, क्योंकि हम हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम पूरी धरती को अपना परिवार मानते हैं। ये जो भावना जो भारत की सनातन की है, कहीं न कहीं इससे लोग खींच करके आते हैं। वहीं दूसरी जो सबसे बड़ी बात की जाए कि किन्हीं संतों के जो दर्शन होते हैं वो संभव नहीं हो पाता है। हर जगह पूरा जीवन कोई लगा देगा, उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो कंदराव में रहते हैं, ऐसे दुर्गम स्थानों पर रहते हैं, उनसे दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो पूरे देश के लोग ये चाहते हैं कि हम जाकर के उन संतों के दर्शन भी कर ले। दूसरी तरफ जो विदेशी श्रद्धालु है उनके तरफ एक उत्सुकता रहती है कि आखिर जो इन अखाड़ों के लोग आते हैं वो कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, उनके जो दर्शन होते हैं वो बड़े दुर्लभ होते हैं, उनको करने के लिए भी एक लालसा होती है। हरे राम हरे कृष्ण जय सिया राम जय श्री राम के जो नारे, राधे कृष्ण के जो नारे लग रहे हैं, जो भजन हो रहे हैं, हर अखाड़े में, हर रास्ते में आपको नजर आ जाएंगे। कुंभ में जगह जगह पर मंडली बनी हुई है, भगवान के जो नाम लप रहे हैं, जब तक हो रहा है, लोग सेवा कर रहे हैं, लोगों की भोजन करा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वहीं विदेशी पर्यटक और देश के पर्यटक मिलकर किस तरीके संख्या बढ़ रही, तो उम्मीद ये जताई जा रही कि अगले जो नहान आएगा इसका कम से कम 15 से 20 करोड़ लोगों की संख्या पहुंच जाएगी, और ओवरऑल पूरे कुंभ में करीब करीब 45 करोड़ लोगों के यहाँ पर स्नान करेंगे। वहीं अगर व्यापार की बात की जाए तो हम आपको बता दें करीब करीब 2 लाख करोड़ का अंदाजा लगाया जा रहा है जो टोटल टर्नओवर इस कुंभ से होगा, और करोड़ों रुपया जो विपक्ष अक्सर करके जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार पे जो आरोप लगाता है कि 6,000 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए हैं, पैसा बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें रूपी इतनी इकोनॉमी इस वक्त घूम रही है कुंभ में, तो आपको बता दें कि इसमें करीब करीब 25 से 30,000 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार को रेवेन्यू इसका और केंद्र सरकार को इसका फायदा होगा। तो कुंभ को अगर जो देखा जाए तो दोनों तरीके से हम देखते हैं कि सरकार को फायदा लगाया जरूर सरकार ने पैसा है, लेकिन उसका 4 गुना फायदा सरकार को मिलेगा। वहीं जिस तरीके से इस बात में व्यवस्थाएं हैं, चौड़ी रोड है, सड़कें हैं, 7,500 परिवहन की नई बसें खरीदी गई हैं। प्रत्येक जिलों से उन बसों को चलाया गया है ताकि जो जिलों से कुंभ में स्नान करने जो लोग आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। 1,500 करोड़ का जो बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग को आवंटित किया था, परिवहन विभाग के प्रयासक मंत्री जो है उन्होंने बताया था, ये जो कहीं न कहीं 7,500 बसें हैं ये कुंभ में आने वालों के लिए बहुत लाभदायक है। वही जो शहर के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम तरह की जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी 4 बड़ी खबर, जहां हमने आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की खबर से रूबरू कराया। कल फिर हाजिर होंगे 4 बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।